गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। और लास्ट टाइम पे हमने लास्ट टाइम पे अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए थे, ठीक है। और 7 कारक थे, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आगे हेडिंग लगाओ अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। इसमें लिखो ये, ठीक है। किसी अभिक्रिया के वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों का योग, सांद्रता पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अरे भैया, हमने पहले भी बताया था, इधर देखना। मैं बोलता हूं कि द्रव्य अनुपात की नियम से क्या बोलता है, अभिक्रिया का वेग। जैसे कोई रिएक्शन ले ली मैंने, मान के चलो M1 A प्लस M2 B इज कन्वर्ट टू N1 C प्लस N2 B, सही। तो भैया द्रव्य अनुपात की क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों को क्या रहता है, समानुपाती रहता है। ये पढ़ा था। तो भैया वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, सक्रिय द्रव्यमान, और जो भी स्टोइकियोमेट्री वो घातांक के ऊपर चली जाती है, तो ये M1। और दूसरा कौन सा है, B, और B का जो स्टोइकियोमेट्री वो कितनी है, M2। सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी आपको बताया था, याद करो। वेग स्थिरांक निकाला था तो बताया था अभिक्रिया कोटि n कैसे निकालते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 जितना भी आता है, जब वहां पे x प्लस y प्लस z बताया था, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं, किसी भी अभिक्रिया के लिए सांद्रता के पदों के घातांकों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो यहाँ पे घातांकों का योग बताओ, ये m प्लस M2, ये क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। सही। सही है। आगे इसमें देखो भैया, हेडिंग लगाओ, वेग स्थिरांक की इकाई से अभिक्रिया की कोटि की पहचान। हेडिंग लगाओ, वेग स्थिरांक के, क्वेश्चन मिलना, वेग स्थिरांक के से अभिक्रिया की कोटि की पहचान। अभिक्रिया की कोटि की पहचान।
ठीक है। अब देखो भैया इधर देखना एक बार, अगर मैं वेग स्थिरांक की बात करता हूं तो वेग स्थिरांक की इकाई हमारे पास क्या प्राप्त हुई थी, ये बताओ भैया। k इक्वल टू आया था सांद्रता 1 माइनस n इंटू समय का इनवर्स, यही आया था। अरे हमने प्रथम कोटि शून्य कोटि के लिए निकाला था, तो वहां पे मैंने बताया था कि वेग स्थिरांक k इक्वल टू हमारे पास आया था क्या, सांद्रता की पावर 1 माइनस n इंटू समय इनवर्स, यह है सही। अरे इधर देखो एक बार, ठीक है। अगर मैं सांद्रता की बात करता हूं तो सांद्रता क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। तो भैया जैसे मान के चलो मैं आपको कोई अभिक्रिया दे रहा हूं और उस अभिक्रिया की दर आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि भैया इस अभिक्रिया की दर ये दे रखी है, जैसे एज ए क्वेश्चन की तरह मैं बात करता हूं तो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, बताना भैया इसमें अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी कि किसी निम्न स्थिरांक की कोटि पहचान देखना, एक बार इधर की तरफ देखना। आपको k इक्वल टू ये दे रखा है 1.23 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये कौन से कोटि की अभिक्रिया होती है, कौन सी कोटि होगी, शून्य कोटि अभिक्रिया। अरे भाई निकाल सकते हो आराम से, कैसे निकाल सकते हो, मैंने बताया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k इक्वल टू क्या हो सकता है, k 0, ठीक है। और सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या आ गया मोल और ये आ गया लीटर, ठीक है। 1 माइनस 0 शून्य कोटि के लिए यही होता है, इनटू समय को अगर सेकंड में ले लेते हो तो सेकंड इनवर्स, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स, तो क्या बनेगी इसकी कोटि बताओ भैया, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमको k इक्वल टू इतना दे रखा है, तो हम यहाँ से पहली बात तो ये पहचान कर सकते हैं कि ये भैया कौन सी ऑर्डर की कोटि है, शून्य ऑर्डर की। कहाँ से, इसकी इकाई से पहचान की जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर ऐसे आपको एक और दे रखी है, जैसे भैया सेकंड है k इक्वल टू आपको दे रखा है 0.30 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो भैया कौन से ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, कौन से होगा, n का मान रखो यहाँ पे रख के देख लो, n बराबर में 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और 0 किसी की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1, तो क्या बच गया मात्र सेकेंड इनवर्स। तो इसका मतलब n बराबर 1 रखा है तो कौन सी कोटि अभिक्रिया हो गई, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गई। अरे कौन सी हो गई, प्रथम कोटि अभिक्रिया हो गई ना। तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स प्राप्त होने पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको k कुछ और दे देगा, जैसे k इक्वल टू मैंने दे दिया आपको 4.37 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और इस बार मैंने दे दिया क्या, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो बताओ भैया कौन सी कोटि अभिक्रिया होगी, द्वितीय कोटि होगी। यहाँ पे पुट करके देख लो, n बराबर 2 रखूंगा तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस का कितना बच गया, 1 बच गया। यहाँ माइनस का 1 आ गया मतलब मोल तो किसमें हो गया, इनवर्स में। ये माइनस का पहले से ही है, ठीक है, माइनस ऊपर की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मोल इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, और ये क्या बच जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको अगर वेग नियतांक दिया हुआ है, मेरा कहने का मतलब अगर आपको वेग नियतांक दिया हुआ है तो उससे आप याद कर सकते हो कि ये कौन से ऑर्डर या कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, निकाल सकते हो। आपको बस मात्र इकाई देखनी है और इकाई से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है।
ओके, तो ये हो गया भैया, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, हेडिंग लगाओ सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, इसमें लिखोगे वे अभिक्रियाएं, शून्य कोटि अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग स्थिर रहता है, जिनमें अभिक्रिया वेग स्थिर रहता है, जिनमें अभिक्रिया वेग स्थिर रहता है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना भी है। अर्थात वे अभिक्रियाएं, जिनमें अभिक्रिया का वेग, जिनमें अभिकारकों, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग हेलो लिखो क्या है? अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा बोर्ड पे देखो, देखते हैं। अब देखो वे अभिक्रिया या किसी अभिक्रिया का वेग अगर अभिकारकी की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है तो वो कौन सी कोटि अभिक्रिया होगी? शून्य कोटि अभिक्रिया होगी। मतलब क्या है, ध्यान से देखना, कोई अभिक्रिया, कोई भी रिएक्शन मैंने माना ए कन्वर्ट हो रहा है जिसमें भी किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, सही है। मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग dx अपॉन dt, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होता है? क्रियाकारक के सक्रिय द्रव्यमान में क्या रहता है? समानुपाती एक। अब देखो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि भैया यहाँ पे अभिकारकों के कितनी शून्य घात के समानुपाती रहता है। शून्य घात का मतलब क्यों है? क्योंकि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो ये तो भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, पूरा समझते रहना भैया। अब dx अपॉन dt
समानुपाती चिन्ह हटता है तो आता है एक वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक आता है, उसको हमने क्या बोला था a, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा आ जाएगा a शून्य, ठीक है। और ये आ गया अपना a 0। किसी की भी घात 0 होती है, इसका मतलब उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन dt इक्वल टू कितना हो गया a 0। ऐसे लिख सकता हूँ dx बराबर a 0 डॉट d। सही। इस अभिक्रिया को समाकलित करने पर क्वेश्चन फर्स्ट को समाकलित करने पर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a 0 डॉट dt। ये जो स्थिरांक है dx का तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू a 0 और dt का क्या हो जाएगा t प्लस c। c क्या होता है यहाँ पे समाकलन स्थिरांक होता है। c इक्वल टू समाकलन आवाज नहीं है स्थिरांक। सही है। अब ये एक बात बताओ, मेरे को c का मान याद करना है, c का मान याद करना है, तो c के मान के लिए किसके सापेक्ष? हाँ सही है, सही है। हाँ c के मान के लिए एक बार अगर मैं c का मान याद करना चाहता हूं तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे x का मान कितना होगा 0 होगा। अरे ये होगा तो भैया ध्यान से देखो t इक्वल टू 0 पे मतलब समय 0 था तो कुछ अपघटित होगा ही नहीं वहां पे। अरे कुछ भी तो नहीं निकलेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो c का मान कितना आएगा 0 आएगा। अरे भैया ये 0 हो गया, t 0 हो गया, तो ये पूरी संख्या कितनी होगी 0। तो c बराबर कितना आ जाएगा 0। समझ आ रही है? ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो भैया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो c का मान 0 रखने पे इक्वेशन नंबर 2 में c इक्वल टू 0 रखने पे क्या बनेगी हमारे पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा k0। ठीक, ठीक है। तो भैया यहाँ से शून्य कोटि का वेग स्थिरांक k0 बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन। वेग स्थिरांक किसके भैया सांद्रता के तो समानुपाती है और समय की क्या है व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको उतारो। जब भी समय के सापेक्ष किसी समय का अपना समाकलन होता है तो पहले तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको पहले बाहर निकाल लो, उससे क्या करता है
ये स्टेटमेंट क्या है और स्थिरांक क्या होगा ये सब मालूम करता है कौन जाता है वो सापेक्ष पे डिपेंड करता है किसके सापेक्ष करता है वो सापेक्ष पे डिपेंड करता है ठीक है और इसका जो स्थिरांक है ये तो बाहर आ गया और अब जो dt का समीकरण रहेगा तो इसका t के सापेक्ष रहेगा ना तो आएगा पहले तो t जिसका इसका dx का क्या है अच्छा उसका t प्लस इसका आएगा क्या समाकलन स्थिरांक वो सापेक्ष पे डिपेंड करता है तो वह सापेक्ष पे डिपेंड करता है अब यार हो गया अब देखो यहाँ से भी आप इसकी मात्रा निकाल सकते हो ये सांद्रता है x तो सांद्रता बराबर क्या होता है मोल पर लीटर और ये क्या गया समय तो इसकी क्या आ जाएगी इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स यहाँ से भी निकाल सकते हो कैसे भी निकाल सकते हो हो गया भैया आगे लिखो तो k0 का मात्रक मतलब शून्य कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक तो यहाँ से निकाल सकते हो आप x तो क्या होती है सांद्रता सांद्रता क्या होती है मोल पर लीटर और t क्या है समय तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इधर देखते रहो आप ये प्राप्त हो गया भैया हमारे को k0 इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन t x क्या होती है कंसंट्रेशन सांद्रता और t क्या हो गया हमारे पास समय और सांद्रता बराबर क्या होता है मोल पर लीटर या फिर इसको लिख सकता हूँ मोल लीटर इनवर्स ठीक है और समय को अगर सेकंड दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा सेकंड यहाँ से भी निकल सकती है ठीक है इसके पश्चात हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त हुई है ये वाली k0 इक्वल टू x इस वजह से लिखता हूँ k0 t इक्वल टू x बात तो एक समाकलित वेग समीकरण प्राप्त हुई समाकलन से प्राप्त हुई इसको बोल सकता हूँ समाकलित वेग समीकरण ठीक है अब मैं अगर यहाँ पे सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचना चाहता हूँ तो कैसा प्राप्त होगा अगर मैं यहाँ पे सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचना चाहता हूँ कैसा होगा ऐसा ग्राफ हो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी अरे भैया ऐसे मान के इसका ऐसे तो लिख सकता हूँ x इक्वल टू क्या होता है k0 t सही है तो ये हो गया y इक्वल टू क्या हो गया m x सांद्रता और समय ठीक है तो भैया ये ग्राफ हमारे को ऐसे प्राप्त होगा ये आ गई सांद्रता ये आ गया स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है और इसका स्लोप क्या प्राप्त होगा हमारे को अरे स्लोप ये तो है ढाल कितना प्राप्त हो रहा है ये स्लोप प्राप्त होगा इसका स्लोप जिसको हम क्या बोलते हैं tan थीटा कितना प्राप्त हो रहा है और
सही। आगे भी एक बात क्वेश्चन है वो कर लो, लिखो क्वेश्चन लिखो। यदि कोई अभिक्रिया अभिक्रिया 80% पूर्ण होने में पूर्ण होने में 160 मिनट लगाती है तो उसका वेग स्थिरांक क्या होगा? यदि उसका वेग स्थिरांक क्या होगा? यदि x इक्वल टू k0t शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलन समीकरण है। x इक्वल टू k0t शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। अस्सी प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है तो 160 मिनट ले रही है। 80 का कितना हो जाएगा? प्रतिशत का बटा 100 लगा दो। 80 बटा 100 कितना हो गया? सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0.8। अरे 80% कंप्लीट हो चुकी है मतलब कितनी होगी? 0.8। तो सांद्रता x तो कितनी आ गई? 0.8 और समय कितना दे रखा है? 160 मिनट। तो रख दो बस, सीधा सीधा समान है। कितना? 0.005 कितना है? 0.005 मोल लीटर इनवर्स से सेकंड इनवर्स, याद रखना है। ठीक है, आगे हेडिंग लगाओ। अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल इसमें लिखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का, अभिकारक या क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता का, अभिकारक प्रारंभिक सांद्रता का आधा अपघटित होने में लगा समय आधा अपघटित होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। अर्ध आयुकाल कहलाता है। देखो देखो इस ग्राफ पे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये ग्राफ था ना, इसमें भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। tan थीटा आ गया, x दे देगा, t दे देगा, या फिर थीटा का मान दे देगा 45 डिग्री है।
ठीक है, तो 45 डिग्री tan थीटा का मान हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब के जीरो या वेग स्थिरांक का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो समय दे देगा तो वहां से क्या पूछ लेगा, सांद्रता हो सकता है। तो वो आपको जेन्युइनली पता होना चाहिए इस बात, ठीक है। देखो हाफ लाइफ की बात करता हूँ मैं, अर्धकाल की बात करता हूँ। ऐसे बोलता हूँ कि जो सांद्रता होती है वो कितनी हो जाती है, आधी। प्रारंभिक सांद्रता मैंने माना कितनी है, इनिशियल, अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता की बात करता हूँ, प्रारंभिक सांद्रता मैंने मानी a है, तो भैया कितनी हो जाएगी, a/2, सही है। और समय कितना, t इक्वल टू कितना हो जाएगा, आधा, t हाफ, अर्धकाल क्या होता है। तो उस समीकरण में रख दो भैया, क्या आएगा, a0 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x/t। तो सांद्रता तो कितनी हो गई, आधी, a/2, ठीक है। तो रखो भैया, ये हो गया a/2 और t कितना हो गया, आधा हो गया, तो t हाफ। तो t हाफ हमको अर्धकाल याद रखना है, तो t हाफ टोटल क्या हो जाएगा, हाफ का मतलब वो नहीं है कि आधा हो गया, ये साइन बता रहा है बस कि इसका अर्धकाल है। भाग नहीं लगाना है कि सर यहाँ पे भाग लग रहा है, नहीं, वो नहीं लग रहा है। ये t हाफ का मतलब है अर्धकाल, आधा समय। तो इसकी सांद्रता भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, तो a/2 कर दिया मैंने, तो t हाफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, a/2 और k कौन सा, सही है। तो ये हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका अर्धकाल प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गए, शून्य कोटि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट निकल गया है, ध्यान से सुनो भैया, कि शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धकाल अभिकारक की सांद्रता का क्या रहता है, समानुपाती रहता है। अरे सही है कि नहीं ये बात, शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धकाल t हाफ किसके समानुपाती है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। तो लिख लो एक पॉइंट, शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धकाल, शून्य कोटि अभिक्रिया में अर्धकाल t हाफ अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। सही, हेडिंग लगो, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला लिखो, स्थिर दाब पर जल की सतह पर H2 व Cl2 की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया H2 प्लस Cl2 Hν फोटोन की उपस्थिति में क्या बनेगा, 2HCl। पहला एग्जाम्पल ध्यान रखना भी। दूसरा,
टंगस्टन की सतह पर अमोनिया का अपघटन, टंगस्टन W, टंगस्टन की सतह पर W, ये हाई प्रेशर उच्च दाब पे होता है, सतह पर अमोनिया का अपघटन ये मिलेगा N2 + 3H2। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा और फाइनल, मोलिब्डेनम की सतह पर फोस्फीन का अपघटन, मोलिब्डेनम मतलब एमओ की सतह पर फोस्फीन CH3 का अपघटन, मोलिब्डेनम एमओ की सतह पर मोलिब्डेनम की सतह पर फोस्फीन का अपघटन। मोलिब्डेनम की सतह पर फोस्फीन का अपघटन, ये होती है PH3 फोस्फेट। ठीक है भैया, आगे कल करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं।